जा चुका है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो इस संदर्भ में आप लोगों से जानकारी ली जाएगी नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, है ना। तो आज हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं? वाइमर गणराज्य का जन्म। जन्म से तात्पर्य समझ रहे हैं ना, हम और आपका भी जन्म हुआ है। इसी प्रकार से वाइमर गणराज्य का जन्म तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में, कब? 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती के साल थे, तो सालों में जर्मनी एक ताकतवर सम्राट था। क्या था? जर्मनी जो था एक ताकतवर सम्राट था, है ना। और उसने ऑस्ट्रेलियाई सम्राट के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों बोलो तो जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध शुरू किया। तो पहला विश्व युद्ध लड़ा था कब? 1914 से लेके 1918 तक लड़ा था। फिर क्या हुआ? दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी। कब? दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियाँ यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी, परंतु सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। क्या थी? और सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी, परंतु उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको पूर्व में अध्ययन में बताया कि 1914 से 1918 तक ये इतना लंबा युद्ध खिंच जाएगा, समझ रहे हैं ना। और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा, समझ रहे हैं। पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक का तात्पर्य पूछूंगा मैं बार बार आपसे, तीसरी बार बोल रहा हूँ ये, इसके पहले भी अध्ययन में ये शब्दों को उद्बोधन कर चुका हूँ। तो आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फिर फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। कहाँ? फ्रांस और बेल्जियम में कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। और क्या हुआ? इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्हें केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किनको? जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और साम्राज्यवाद, जर्मनी के पराजय और सम्राट के त्यागपत्र ने वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। किन्होंने मौका उपलब्ध कराया? आपसे अवश्य जानकारी ली जाएगी, प्रश्न के तौर पर हो सकता है आपसे पूछूं। और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। कहाँ राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई? वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। क्या किया गया? लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन सांसद कौन? नई व्यवस्था में जर्मन सांसद यानी राइक्सटाग, समझ रहे हैं ना। राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जनप्रतिनिधि को चुनाव किए जाने लगा। फिर प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। समझ रहे हैं ना, सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, देखिए ये बीच में जर्मनी है ना, नक्शा बना हुआ है। जैसे उत्तरी सेल्सविंग है ना, डेंजिंग है, पूर्व प्रांत है और जर्मनी का भाग है। इसी प्रकार से और भी जो पूर्व में अध्ययन किया अपन ने, ये नक्शे में पूरा दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें
क्या शर्तें थोप दी थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों के साथ वार्षे में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी, बहुत कठोर और अपमानजनक थी। फिर इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। फिर जर्मनी की रही सही ताकत, कहाँ जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। कितना? 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। और खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। समझ रहे हैं? ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वायरम गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। किनको? वायरम गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1.1 से तात्पर्य है कि युद्ध का असर कैसा रहा। समझ रहे हैं? युद्ध का असर कैसा रहा। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 20वीं सदी के आधार से पूर्व में अभी वर्तमान जो जस्ट अपन ने अध्ययन किया है, इस प्रकार से युद्ध का असर इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, समझ रहे हैं ना? मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। और यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, परंतु जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। क्या हुआ? कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। फिर विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना, किनका? जो पुराने साम्राज्य थे इनके द्वारा किए गए अपराध, जुल्म का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। किन से वसूल किया जा रहा था? नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और इस युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। क्या हो गया था? हर्जाना चुकाने की वजह से, इस कारण आर्थिक स्तर से भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमातियों समझते हैं ना? पूछूंगा मैं आपसे। हिमातियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। कितने लोग थे? ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से। और रूढ़िवादी पुरातन पंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। फिर नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। किनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया? आप ध्यान दीजिए और बताइए कल आके। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। फिर पहले युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। क्या किया? पहले युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा। फिर क्या हुआ? राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुरुषों को आक्रामक, ताकत वाला और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा
मंडन किया जा रहा था, महिमा मंडन किया जा रहा था। लेकिन समझिए बात को कि सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। क्या जी रहे थे? बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। कौन जी रहे थे? ये आपके लिए प्रश्न कल आइए और बताइए, ठीक है। और बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। चूहों से घिरे रहते, चूहा तो समझते होंगे सभी लोग ना, तो चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौणा हो गई। क्या हो गई? जैसे गौणा बोलते हैं ना, बाकी सभी चीज़ें गौण हो गई। और जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। किनको मिलने लगा जन समर्थन? रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था। क्या था उस वक्त? लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पर यूरोपों में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। समझ रहे बच्चों? सामना नहीं कर सकता था। और अब हम ये कहना चाहेंगे इसके पश्चात की, है ना, कि राजनीतिक, अब आप जो है समझने की कोशिश करें कि राजनीतिक रेडिकलवाद यानी अमूल परिवर्तनवाद, समझना बात को। तो राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, जैसा कि आपको इसका प्रश्न भी दिया गया है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, किनकी? जिनके संदर्भ में अपन अध्ययन कर रहे हैं, मुख्य शीर्षक की, कि जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लिंग अपने क्रांतिकारी, क्या अपने, ये देखिए चित्र में आपको ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से क्रांतिकारियों के संदर्भ में, कि स्पार्टिक लिंग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य, ये आप देख रहे हैं रैली का, है ना। तो लिंग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई, हाँ, रैली का दृश्य आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से फिर विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। फिर क्या हुआ पता है आपको? बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सेवाएं सोवियत बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक गुटों ने वाइमर के इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। क्या किया? एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हुआ मालूम है? स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल साधनों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। फिर क्या हुआ पता है? जब दोनों ही खेमे आवाज़ उठाने लगे तो राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को सन 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। क्या मिला? और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। कर्ज लेकर मुख्य तौर पर किसने पहला विश्व युद्ध लड़ा था? तो हम क्या पूछ रहे हैं प्रश्न
तो आपका आंसर क्या रहेगा? जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र में दर्शाया गया है, स्पष्ट समझ रहे हैं, है ना, कर्ज का। तो इस प्रकार से कर्ज लेकर लड़ा था। और युद्ध के बाद तो, हाँ जी, युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। क्या हुआ? जब युद्ध हो गया तो और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। कौन से? कहाँ के? जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार थे लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर, कहाँ? जो जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके थे रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी कार्रवाई की, है ना, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये दिखाया गया है स्पष्ट। देखिए आप, वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं, है ना। कब? 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है। अब जैसा कि ये मुद्रा छपाना शुरू कर दिया, किन्होंने मुद्रा छपाना शुरू कर दिया? ठीक है, जर्मनी ने। तो जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छपा दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000, कितनी? 24,000 24.00 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3.53.00 मार्क, अगस्त में 46.21.000 मार्क तथा दिसंबर में 9.88.60.000 मार्क हो गई। समझ रहे बात को आप? इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। मार्क जर्मनी की वो है मुद्रा। और मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। और आप मार्क से तात्पर्य समझ रहे हैं? जैसे इटली में लीरा, तो ऐसे जर्मनी में क्या है, ये मार्क चलता है। ठीक है। विदेशों की जो है मुद्राएं अलग अलग नाम से संबोधित की जाती है। तो ये मार्क है जो जर्मनी का है। ठीक है, जर्मनी की मुद्रा है। तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, मार्क की कीमतें गिरती गई और जरूरी चीज़ों की आसमान छूने लगी कीमतें। फिर रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। क्या किया गया? बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। फिर जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। क्या हुआ? जर्मन समाज था जो, वो दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं? जब कीमतें अधिक बढ़ जाती है तो उस स्थिति का नाम अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। किसने? अमेरिकी सरकार ने किसको काय के लिए हस्तक्षेप किया? जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। और इसके लिए अमेरिका ने डब्स योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई? डब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए
हर जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। चना। अच्छा, जैसा आप देख रहे हो कि रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेखबर लोग, ये सोने के लिए बुजुर्ग खड़े हैं, है ना, कतार में। अच्छा, जैसे मंदी के साल, अब आने वाले समय में 1.3 जो है मंदी के साल, इसका तात्पर्य आप लोगों को जो प्रश्न दिए गए हैं तिमाही परीक्षा के, इस संदर्भ में आप लोग ला के जमा भी करेंगे और जो मंदी के साल की जानकारी भी देंगे।